हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 11। अगर ये आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन है तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट से अपने पैनल कॉपीज़ को साइड में रख दीजिए और इस सेशन को लास्ट तक देखिए। यहाँ से आप बहुत कुछ नया सीख कर जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो रेटेड वोल्टेज होता है अल्टरनेटर्स के अक्रॉस पावर स्टेशन में वो यूजुअली कितना लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 11 kV और ये लिया जाता है इकोनॉमिकल कंसिडरेशन की वजह से। इसको आपको मैं एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट की जनरेटिंग कैपेसिटी है 500 मेगावाट। अब मान लीजिए दो टाइप से उसमें जनरेशन हो रहा है। एक हो रहा है 6.6 kV पे और एक हो रहा है 220 kV पे। अब जो 220 kV पे जब जनरेशन हो रहा है तो उस टाइम पे उसका जो करंट की वैल्यू होगी वो तो उसमें कम होगी, जबकि इसके कंपैरिजन में 6.6 kV वाले में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब जब यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमेशा करंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो इसमें ज़्यादा आएगा। जबकि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है दूसरे केस में, तो इस केस में जो इंसुलेशन होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर इंसुलेशन की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो इसलिए जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है 11 kV। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो SCR होता है हम उसे सेमी कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं। इसे लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है ट्रांजिस्टर। इसमें जो आपको गेट सिग्नल दिख रहा है इसी को ही कहा जाता है कंट्रोल सिग्नल। इसी के थ्रू ही हम क्या करते हैं SCR को ऑन करते हैं। अब इसको ऑन तो कर देते हैं पर अगर इसे ऑफ़ करना होता है तो वो गेट सिग्नल के थ्रू नहीं हो पाता। तो इसे ऑफ़ करने के लिए हमारे को कैथोड को कनेक्ट करना पड़ता है पॉजिटिव सप्लाई से और एनोड को कनेक्ट करना पड़ता है नेगेटिव सप्लाई से। तो इसलिए जब हम गेट सिग्नल के थ्रू इसे ऑन तो कर पाते हैं पर इसे ऑफ़ नहीं कर पाते, इसलिए इसे सेमी कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। इसी के साथ आपको दो चीज़ें और याद रखनी है कि कंट्रोल डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं मॉसफेट, BJT एंड IGBT, और अनकंट्रोल्ड की कैटेगरी में आते हैं पावर डायोड एंड डायक। मैंने पिछले वीडियोस में भी इसी तरह हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। तो जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये जो आई करंट जा रहा है ये ऊपर वाली ब्रांच में जा रहा है I/4, यानी कि नीचे वाली ब्रांच में कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3I/4। और जब 3I/4 यहाँ पर जाएगा तो जो वोल्टेज की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी V = 3I/4 इंटू रजिस्टेंस। यानी ये सिंपली क्या हुआ है I × R करा है यहाँ पर मैंने। तो I और R की वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो गया 3I और यहाँ पर है V, तो V/I निकल के आएगा 3 ओम। तो यही इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B 3 ओम। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो रोटर्स यूज़ होते हैं थर्मल पावर प्लांट में वो कौन से होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिलेंड्रिकल रोटर। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है सिलेंड्रिकल रोटर। इसके अंदर होता क्या है कि क्लोज्ड पोर्शन के अंदर तो फील्ड वाइंडिंग रहती है जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप, और जो अनस्लॉटेड पोर्शन है उसके अंदर कनेक्टेड होते हैं पोल्स। अब इसका एयर गैप भी जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, इस वजह से इसको हाई स्पीड ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं नॉन सैलिएंट टाइप। इसी के साथ ही आपको सैलिएंट पोल के बारे में भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। कुछ इस टाइप का दिखता है सैलिएंट पोल रोटर। इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो होती है बहुत कम, और उस मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इसको लो स्पीड अल्टरनेटर्स में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ किया जाता है इसे हाइड्रो पावर प्लांट में। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द पैराबोलिक फंक्शन, मतलब पैराबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो उसके बाद हमें कौन सा रेस्पॉन्स मिलता है। ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर 4 टाइप के रेस्पॉन्स होते हैं जो मैं आपको आने वाले सेशंस के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो इसके अंदर होता क्या है कि पैराबोलिक रेस्पॉन्स होता है उसे डिनोट किया जाता है AT²/2 से। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन जैसे मान लीजिए D
RT अपॉन में DT जब हम करेंगे तो इससे निकल के आएगा AT डिफरेंशिएशन करने के बाद, और ये होता है रैंप रेस्पॉन्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है B, रैंप रेस्पॉन्स। इसी के साथ ही आपको 2-3 चीज़ें और याद करते हुए चलनी है कि जब भी हम पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन करते हैं, पैराबोलिक रेस्पॉन्स का, तो हमें रैंप रेस्पॉन्स मिलता है, जबकि रैंप रेस्पॉन्स का डिफरेंशिएशन करने पे स्टेप रेस्पॉन्स आता है। और स्टेप रेस्पॉन्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद करते हुए चलनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो कैंडला पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है वो इनमें से कौन से फोटोमेट्रिक क्वांटिटी की यूनिट होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I अपॉन में A स्मॉल है। यहाँ पर जो A स्मॉल है, A है, ये होता है प्रोजेक्शन एरिया जिस पर लाइट गिर रही है। अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊँ तो इसका कहने का मतलब ये है कि कितनी लाइट हमारे आँखों के द्वारा डिटेक्ट की जा रही है, वो चीज़ ये शो करता है। अब जब हम इसकी यूनिट लिखेंगे तो जो यहाँ पर I है ये शो कर रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, तो इसको I के द्वारा शो कर रहा है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। तो इसलिए जो इसकी यूनिट है वो है कैंडला पर मीटर स्क्वायर। इसी के साथ मैं आपको बाकी तीनों के बारे में भी बता देता हूँ, क्या पता है इन्हें भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं फाई से, और ये बराबर होता है ल्यूमिनस एनर्जी पर यूनिट टाइम, और इसको जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं Q/T से। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ल्यूमेन। इसी के साथ जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसे हम डिनोट करते हैं I से, और ये जो I होती है ये बराबर होती है ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो इसलिए जो इसकी यूनिट होगी वो होगी ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, या हम इसे कैंडला से भी शो करते हैं। और जो इल्यूमिनेंस होता है उसे डिनोट किया जाता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर से। तो अगर आपको नहीं पता था तो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो पहले जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो उस टाइम पर हुआ करता था चंद्रपुर, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 3300 मेगावाट के आसपास। पर अब जो सही आंसर है वो है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 4760 मेगावाट, और ये ऑपरेट किया जाता है NTPC के द्वारा। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इंडिया का जो फर्स्ट थर्मल स्टेशन था वो था हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन। ये लोकेटेड था हैदराबाद के अंदर, जो आपको ये भी पढ़ते हुए चलना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है थायरिस्टर के अंदर, उसके अंदर जो जंक्शन होते हैं J1, J2 एंड J3, इनमें कौन सी बाइसिंग होती है। यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, किसके बीच में, एनोड करंट और एनोड टू कैथोड वोल्टेज के बीच में। अब यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कहने का मतलब है कि जो एनोड से कैथोड की तरफ जो करंट जा रही है वो हमने बीच में कर दिया है ओपन सर्किट, यानी कि करंट वहाँ पर जा ही नहीं रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक हो रहा है। इसलिए जो इसके अंदर ग्राफ के अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर वोल्टेज अपीयर हो रहा है, पर करंट की वैल्यू जो है वो है 0। थायरिस्टर होता है कुछ इस टाइप का, इसके अंदर होते हैं 3 जंक्शंस J1, J2 एंड J3। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा कनेक्टेड है, ये चीज़ होती है एनोड। एनोड पे हमने दिया पॉजिटिव सप्लाई, और यहाँ पर लगा हुआ है कैथोड जहाँ पर हमने दी नेगेटिव सप्लाई। तो उस वजह से क्या होगा कि J3 और J1 तो हो जाएंगे फॉरवर्ड बाइस और J2 हो जाएगा रिवर्स बाइस। तो इस केस में एनोड करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, और ये जो मैंने अभी कंडीशन बताई थी वो फॉलो हो जाएगी। तो गेट करंट इसके केस में हमने माना है 0। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, जंक्शन J2 इज़ रिवर्स बायस एंड J1, J3 इज़ फॉरवर्ड बायस। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर आकर पूछ सकते हैं। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्रांजिट टाइम होता है किसी भी करंट कैरियर का किसी FET चैनल के अंदर, वो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है। यहाँ पर ट्रांजिट टाइम कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी अदर चार्ज
किसी ट्रांजिस्टर के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी जल्दी ट्रैवल कर रहा है, वो उसका ट्रांजिट टाइम होता है। और जितना ज़्यादा ट्रांजिट टाइम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्विचिंग कैपेबिलिटी होगी, तो वो डिसाइड करती है उसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, स्विचिंग। आई होप सभी को समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, अगर हम उसे डिस्कनेक्ट कर दें सर्किट के अंदर से, तो मोटर कंटिन्यू रन करेगी कौन सी वाइंडिंग पर। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है सिंगल फेज़ मोटर की। और जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का होता है सिंगल फेज़ मोटर का डायग्राम। अब इसके अंदर से अगर हम जब स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद जो मोटर रन करेगी वो रन करेगी रनिंग वाइंडिंग पे। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, रनिंग वाइंडिंग। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि जब हम फास्ट ऑपरेशन कंडक्ट करें किसी भी इंडक्टेंस के ऊपर और उसके अंदर स्विचिंग स्पार्क प्रोड्यूस ना हो जब हम उसे स्विच ऑफ कर रहे हों। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है VL/DI/dt। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि वेरी फास्ट ऑपरेशन के अंदर, यानी फास्ट ऑपरेशन होगा तो स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होगी, तो DI/dt की जो वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। अब जब DI/dt की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, वोल्टेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब जब वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उस वजह से जो स्विचिंग स्पार्क प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम फास्ट ऑपरेशन कंडक्ट करें और जब हम स्विच ऑफ इंडक्टर के थ्रू तो उसके अक्रॉस कोई भी स्पार्क प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि DI/dt ज़्यादा होगा फास्ट ऑपरेशन की वजह से, और उस वजह से जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अपीयर करेगा स्पार्क के थ्रू वो भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर है ए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, देन मूविंग टू द क्वेश्चन। इसके अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस जो डील करती है वो किसके साथ डील करती है। तो जब भी हम ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस करते हैं तो वो हमेशा हमें बताती है नेचर ऑफ द रेस्पॉन्स के बारे में। कब, जब इनपुट को हम अप्लाई कर देते हैं उसके बाद। और मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, यानी कि जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो एरर है उसका जो हम एस्टिमेशन किया जाता है स्टडी स्टेट एनालिसिस के थ्रू। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, यानी क्या फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कॉपर लॉसेस को हम फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ ही आपको इसके अंदर दो बातें और याद रखनी है कि जो शॉर्ट सर्किट किया जाता है जिस वाइंडिंग को, वो होती है लो वोल्टेज साइड, और हम जो इसके अंदर वॉट मीटर यूज़ करते हैं वो होता है हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्पीड होती है सीरीज़ मोटर की वो नो लोड पर कितनी होती है। तो जो EMF की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है K=K∅N। यहाँ पर फाई क्या है, फ्लक्स है, N है स्पीड। तो जब हम इसको N के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वो आएगी E/में K∅। अब यहाँ पर हमें बोला गया कि नो लोड की कंडीशन लिखी गई है, और जो नो लोड होती है उस कंडीशन में फाई की वैल्यू होती है 0। अब जब फाई की वैल्यू 0 आप इसके अंदर पुट करेंगे तो जो स्पीड की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी इनफाइनाइट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा डी, इनफाइनाइट। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो अमॉर्टिशर वाइंडिंग होती है सिंक्रोनस मोटर में जिसे यूज़ किया जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पर अमॉर्टिशर वाइंडिंग को हम एज ए डैम्पर वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, जिसका यूज़ होता है स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने में और हंटिंग को एलिमिनेट करने में। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग तो होती नहीं है, तो उसे स्टार्ट करने के लिए हम उसके पोल फेसेस में अमॉर्टिशर वाइंडिंग यानी कि डैम्पर वाइंडिंग को लगाते हैं। और यहाँ पर हंटिंग का मतलब है कि जब भी हम सडन लोड चेंज करते हैं तो उस वजह से मशीन के अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, कुछ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हें हम डैम्प करने के लिए यानी उन्हें हम ख़त्म करने के लिए अमॉर्टिशर वाइंडिंग को नियर द पोल फेसेस, पोल सरफेस के ऊपर लगाते हैं। तो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा।
ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था, जिसके अंदर पूछा गया था कि टू पैरेलल कंडक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है। तो जब भी दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, जैसा कि हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था, पर सिर्फ डिम्पल कुमारी का ही आंसर सही है। आई डोंट नो कि बाकी लोग किस चीज़ को लेके इसके अंदर कंफ्यूज हुए हैं। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के नाम से किस सिस्टम को जाना जाता है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर, तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आप सभी को ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और इसी तरीके से आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें इनकरेज करने के लिए आगे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू गाइस।